अपने यूपीजीके के क्रम में हम आगे चलते हैं और यहाँ जो टेबल आप बनी हुई देख रहे हैं इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है इसने एनसीआर में बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को शामिल करने के लिए एक प्रपोजल भेजा था और वो जो तारीख है वो 9 जनवरी सन 2018 की थी। तो यहाँ जो डेट है वो दी हुई है, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। और जिले कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो भी साथ में दिए हुए हैं, तो नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरआई डिपार्टमेंट इन स्टेट फॉर नॉन रिसाइडिंग सिटीजन्स, जो एनआरआईज के लिए डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, वो तारीख है 18 जुलाई 2014 की। इसके बाद यूपी एनआरआई डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, 5-6 जनवरी एवरी ईयर इसकी डेट होती है। मतलब 2016 से लगातार इसको एनआरआई डे के तौर पे, यूपी एनआरआई डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मोड चेंज हो जाता है। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है मतलब यूपी का, वो बाई कैमरल है। कैसा है? बाई कैमरल है, यानी हमारे पास दोनों हैं। ऐसा सभी जितने भी स्टेट हैं पूरे इंडिया में सबके पास नहीं होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हो ये आवश्यक नहीं। अब इसके बाद देखें आगे, तो हमने स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर देखा। अभी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर, ये जुलाई 1937 की बात है। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर टिल 1967, तो नंबरों जो मेंबर हैं, मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी रहती है? 431 रहती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर बिफोर उत्तराखंड फॉर्मेशन, उत्तराखंड के फॉर्मेशन से पहले यानी नवंबर 2000 से पहले 425 संख्या थी। उत्तराखंड अलग होता है, 13 डिस्ट्रिक्ट उसमें से मतलब यूपी में से निकाल लिए जाते हैं, तो उसके बाद जो स्थिति है उसमें बदलाव आता है। तो अभी टोटल नंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्रेजेंट, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रेजेंट में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उनकी संख्या देखी जाए तो वो कितनी है? 403 है मात्र। इसके बाद वुमेन मेंबर इन 15th एंड 16th लेजिस्लेटिव असेंबली, 15वीं और 16वीं जो दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली गठित हुई थी उसमें अगर वुमेन्स को देखें, वुमेन्स की संख्या देखें तो 15वीं में कितनी थी? 23 थी, यानी 5.7%। और जो 16वीं थी उसमें बढ़कर 35 हो जाती है, यानी 8.68% हो जाती है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन 17th लेजिस्लेटिव असेंबली वो 41 है, यानी 10.42% ये कवर करती हैं पूरा। और इसमें से भी 35 बीजेपी से हैं और 6 जो हैं वो अदर जो पार्टीज़ हैं उनसे इलेक्ट हुई थी। यहाँ आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज, नंबर ऑफ सीट वॉन इन इलेक्शन हेल्ड इन फरवरी मार्च 2017। 2017 का जो इलेक्शन है उसकी बात अगर करें तो उसमें 312 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, 9 मिलती हैं अपना दल को, 4 सुहेल देव भारत समाज पार्टी जो है उसको प्राप्त होती हैं, 47 सपा को प्राप्त होती हैं मतलब समाजवादी पार्टी को, और 7 जो है वो कांग्रेस के हाथ लगती हैं, जबकि 19 बसपा को प्राप्त होती हैं और 5 जो हैं वो अदर जितनी भी पार्टियां हैं उनके हिस्से में जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है वो इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज है, इसके पास टोटल 12 है। और मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है वो किसके पास है? श्रावस्ती के पास है, महोबा के पास है और चित्रकूट के पास है। सबके पास 2-2 है, यानी काफ़ी कम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, रिजर्व सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 86 है। कितनी है तो इसमें मतलब अलग अलग करके देखें तो 84 जो है वो एससी के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कब होता है? तो 1937 में होता है, अभी पीछे हमने देखा है। टोटल नंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य के फॉर्मेशन से पहले जो टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे वो कितने थे? 108। ये राज्य बनने से पहले की स्थिति है। मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रेजेंट 100 है टोटल। लोकसभा सीट इन उत्तर प्रदेश, मतलब लोकसभा सीट इन फ्रॉम उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो वो टोटल 80 है। और रिजर्व लोकसभा सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट, तो 17 है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए है 0। अब अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए नंबर ऑफ वोटर्स के मामले में, तो गाजियाबाद जो है वो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है आपका बागपत, ये दोनों याद रखिएगा। इसके बाद राज्यसभा सीट जो अपने प्रदेश में है वो है टोटल 31। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया था उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी 1968 में शुरू होता है और इसकी समाप्ति होती है 1969 में सेम डेट पे, यानी 25 फरवरी पे। तो ये पूरा जो है अंतराल ये राष्ट्रपति शासन का है, पहली बार लगाया गया था। और अभी जो प्रेसिडेंट रूल है वो पूरा 10 टाइम्स लगाया जा चुका है, 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है। 10वीं बार जो लास्ट टाइम लगा था वो डेट थी 8 मार्च 2002 की, तो 8 मार्च 2002 से ये शुरू होता है और 3 मई 2002 तक चलता है। ठीक है, इतने समय तक जो लास्ट वाला प्रेसिडेंट रूल है वो रहता है।
टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग सिटीज़ ड्यूरिंग सेंसस 2011, तो स्मॉल और बिग सिटी का जो टोटल नंबर है वो अगर देखा जाए तो 915 था। उसमें भी अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सिचुएटरी सिटी जो है वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 648 थी। और डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम सिचुएटरी टाउन जो है वो बदायूं है, मतलब मैक्सिमम नंबर कितना है 23 है, ये बदायूं के पास है। और देख लेते हैं श्रावस्ती जो है वो मिनिमम सिचुएटरी टाउन को अपने पास धारण करता है, टोटल इसके पास 2 हैं। जबकि नंबर ऑफ प्लांट सिटी जो है वो अपने स्टेट में सिर्फ 3 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर। रेजिडेंट और डेवलपमेंट, यहाँ आप देख रहे हैं रेजिडेंट एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 54 है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 29 है, 29th जो है इसमें मिर्जापुर की है। स्पेशल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो टोटल 5 है। टोटल नंबर ऑफ मंडल जो है वो 18 है, 18वां आपका अलीगढ़ बना अप्रैल 2018 में। टोटल नंबर ऑफ मंडल के नीचे आप लार्जेस्ट मंडल यानी डिवीजन को देख रहे हैं, तो वो कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, जिसमें कि 6 जिले आते हैं। एक मंडल में कई जिले होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6 जिले सभी में हैं। स्मॉलेस्ट मंडल जो है वो उसमें मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी ये सब आते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में देखा जाए तो 75 जिले, ठीक है, टोटल जो जिलों की संख्या है वो 75 है। और हाल फिलहाल में कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद टोटल सिटीज़ विथ म्यूनिसिपैलिटीज़ अगर देखा जाए तो उनकी संख्या है 654, यहाँ ध्यान से देखिएगा। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो टोटल 17 है। स्मार्ट सिटी जो है वो टोटल 8 है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्मार्ट सिटी स्कीम है उसके अंतर्गत। और सेफ सिटी जो है उनकी संख्या 17 है। स्मार्ट सिटी अंडर स्मार्ट सिटी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो ये जो है ये 10 हैं टोटल। रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन पंचायत जो है वो 1/3 ऑफ टोटल सीट है, मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3, और ये 33% होता है परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर आप यहाँ जो टेबल देखें तो उसमें ये दिया हुआ है कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर का नाम है। ऐसा क्यों दिया गया है? कई बार ऐसा होता है कि जिलों के नाम से जो हेडक्वार्टर का नाम है वो मेल नहीं खाता, तो इससे पहचानने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कुछ जिलों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अमेठी, तो अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो गौरीगंज है। कानपुर कंट्री साइड जो है इसका है अकबरपुर। और उसके बाद आप देख रहे हैं संत कबीर नगर का, तो वो खलीलाबाद है, हेडक्वार्टर का नाम इधर दिया हुआ है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। जबकि गौतम बुद्ध नगर का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा है। आगे देखिए और भी है। कौशाम्बी का आपका मंझनपुर है। जालौन का औराई है। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। इसके बाद कुशीनगर है उसका पडरौना है। और संभल का जो है वो पवनासा है, ठीक है। तो ये जो है हेडक्वार्टर के नाम है। यहाँ पे जो शहर है उसका नाम दिया है, जिले का नाम दिया है, और यहाँ पे जो उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो दे रखा है। अब इसके नीचे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्हें कि देखना आवश्यक है। तो ये टोटल 17 यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। पहला लखनऊ है, उसके बाद मेरठ है, आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, बरेली है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, इसके अलावा सहारनपुर, फिरोजपुर और अयोध्या है। यहाँ जो डेट दी है उसको ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट वाले हैं 2015 में फिरोजपुर, और उसके बाद अयोध्या जो है वो 2017 का है। मथुरा वृंदावन वाला 2017 का है। और इसके बाद शाहजहांपुर जो है ये आपका अप्रैल 2018 में अनाउंस किया जाता है। तो ये हैं आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अगला जो हमारा टेबल है, अगला जो डाटा है उसमें हम देखने वाले हैं न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स को, नए जो गठित किए गए जिले हैं उनको। और डेट ऑफ क्रिएशन दिया हुआ है। ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भी साथ में दिए हुए हैं, मतलब किससे काट के इसको अलग किया गया। तो महोबा का जो गठन होता है वो 95 में होता है। यहाँ जो डेट है ना, मतलब तारीखें, उनको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप सन भी याद रखते हैं, मतलब साल भी याद रखते हैं तो भी चल जाएगा। तो ईयर से काम चला लीजिएगा। देखिए महोबा जो है ये वैसे यहाँ बता दिया जाए तो 11 फरवरी 1995 में गठित होता है। और हमीरपुर से इसको काट कर निकाला जाता है। इसके बाद अम्बेडकर नगर को आप देख रहे हैं, ये भी 95 में सितंबर में बनता है। और ये फिर जो फैज़ाबाद है वहाँ से काट कर अलग किया जाता है। इसका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो फैज़ाबाद। इसके बाद कौशाम्बी को आप देख रहे हैं 97 अप्रैल में ये बनकर तैयार होता है। प्रयागराज से कुछ एरिया काट कर निकाल लिया जाता है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुरादाबाद से सेपरेट किया जाता है। 97 अप्रैल में इसको बनाया जाता है। हाथरस जो है ये भी मई 97 में बना, मतलब मई 1997 में बना था। और इसका जो फॉर्मेशन है वो अलीगढ़ और मथुरा से कुछ हिस्सों को निकाल कर बनता है, मतलब 2 अलग अलग जिलों से छोटे छोटे पार्ट जो है वो अलग किए जाते हैं। चित्रकूट का जो गठन है वो होता है मई 1997 में। बादा से इसको अलग करके बनाया जाता है। बलरामपुर जो है वो 1997 का है। गोंडा से इसको सेपरेट करके बनाया जाता है। और चंदौली जो है वो वाराणसी से सेपरेट होता है 1997 में। ये हमने देखा। अभी 9th नंबर का नीचे वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं श्रावस्ती को। श्रावस्ती जो है वो 25 मई 1997 में गठित होता है। और ये बहराइच से सेपरेट किया जाता है। गौतम बुद्ध नगर जो है ये 1997 सितंबर में बनता है। गाजियाबाद और
यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बुलंदशहर, इन दोनों से कुछ ना कुछ जो ज़मीन का एरिया है, लैंड एरिया है, उसको काटा जाता है। इसके बाद संत कबीर नगर को आप देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बस्ती और सिद्धार्थ नगर दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के अलग किया जाता है। सितंबर 1997 ये इसकी डेट है। कन्नौज का जो है वो 97 है और ये फर्रुखाबाद से सेपरेट करके बनाया जाता है। औरैया को आप देख रहे हैं ये इटावा से निकल कर बना है, 97 ये भी है। कासगंज का जो गठन है वो 2008 में होता है, एटा से इसको निकाला जाता है। संबलपुर जो है ये माफ़ कीजिए, संभल जो है असल में ये 28 सितंबर 2011 में बनता है। मुरादाबाद और बदायूं दोनों से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालकर इसे बनाया जाता है। हापुड़ जो है इसका गठन गाजियाबाद से निकालकर हुआ था, 2011 ये भी है। शामली का गठन किया जाता है, दोनों की डेट सेम है, ध्यान दीजिएगा। शामली को मुजफ्फरनगर से अलग किया जाता है 2011 में सितंबर में। अमेठी जो है वो सबसे नया नवेला, तो ये रायबरेली और सुल्तानपुर से थोड़ा थोड़ा एरिया काटकर बनाया जाता है और ये 5 जुलाई 2013 की बात है। यहाँ तक हमने डाटा क्लियर किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश में, उसको भी देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर का नाम आता है, यूपी के रिस्पेक्ट में या किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो उसको देख लेते हैं। तो अपने राज्य के जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक इनका जो टेन्योर है वो चलता है। इसके बाद जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो चौधरी नारायण सिंह जी थे। सुचेता कृपलानी जो है ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी पूरे राज्य में और पूरे देश में भी, ये ध्यान दीजिएगा। और पहली अगर ये तो आपने वुमेन चीफ मिनिस्टर को देखा, सुचेता कृपलानी का नाम आपने देखा। वैसे अगर देखा जाए तो अपने यूपी में 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, यानी वुमेन चीफ मिनिस्टर हुई हैं। एक तो सुचेता कृपलानी है और दूसरी सुश्री मायावती जी, यानी टोटल अभी तक 2 हुई हैं। प्रेजेंट जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये एज ए पर्सन अगर देखा जाए तो 21वें नंबर के हैं, मतलब क्रम के हिसाब से 21वें हैं। ये क्रम जो है ये कैसा है अगर व्यक्ति के हिसाब से गिना जाए, और वैसे अगर टर्म ऑफ टेन्योर के हिसाब से देखते हैं तो ये 32वें नंबर पर आते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। अभी और भी है। पर्सन हु बिकेम चीफ मिनिस्टर एट मिनिमम एज, तो ये अखिलेश यादव जी हैं। और राज्य की जो पहली राज्यपाल हैं ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी, मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर ये 1949 मार्च तक अपनी सेवा देती हैं। और राज्य और देश की पहली जो महिला गवर्नर है वो भी सरोजनी नायडू ही बनती हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा बार गवर्नर बनने वाले जो व्यक्ति हैं इसमें 2 लोगों के नाम आप देखते हैं। एक तो मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, ठीक है, मोहम्मद शफी कुरैशी का नाम आप देख रहे हैं, और दूसरे हैं BL जोशी जी। 2 बार दोनों जने बने। करंट गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चंद्रभाल जी जो हैं ये पहले यहाँ देख रहे हैं आप, चंद्रभाल जी जो हैं ये पहले चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इंडिपेंडेंस के बाद। द पर्सन हु बिकेम चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम टाइम, ये बीरेंद्र स्वरूप जी हैं। मतलब इन्हें देखा जाए अगर बीरेंद्र स्वरूप जी को, तो 2 बार ये पूर्णकालिक बने और 3 बार इनका कार्यकाल रह चुका है, तो ये टेन्योर के हिसाब से आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद जो पहले यहाँ आप देख रहे हैं पहले स्पीकर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। मैक्सिमम टाइम स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ये कौन है? आत्माराम गोविंद खैर है। और इसके अलावा केशरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। मतलब इसमें 2 नाम आप देख रहे हैं ना, एक तो आत्माराम गोविंद खैर है और दूसरा जो है वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। 3 बार दोनों जने बनते हैं। अब पहली जो मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, यहाँ देखे जाएं तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैं वो श्री वाल्टर मोर्गन जी हैं, ठीक है। वाल्टर मोर्गन, इनका जो टेन्योर है वो 1866 से लेकर 1871 तक का है। पहले लोकायुक्त का नाम विश्वंभर दयाल है, आप जानते ही हैं। ये सितंबर 1977 से लेकर सितंबर मतलब 13 सितंबर टू बी एग्जैक्ट 1982 तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के उनको देख लेते हैं। शुरुआत से देखेंगे, हमने देखा कि गोविंद वल्लभ पंत पहले थे और इनका जो टेन्योर है वो 1 अप्रैल 1947 से लेकर 28 दिसंबर 1954 तक था, ये आपने देखा था। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है वो 28 दिसंबर 1954 से लेकर 1960 तक का है। फिर नंबर आता है चंद्रभानु गुप्ता का, और चंद्रभानु गुप्ता का 1960 से लेकर 63 तक का है, अक्टूबर तक ये चलते हैं। फिर श्रीमती सुचेता कृपलानी है, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये 2 अक्टूबर 1963 से 1967 14 मार्च तक अपना टेन्योर संभालती हैं। इसके बाद चंद्रभानु गुप्त जो है वो एक बार फिर से आते हैं। यहाँ आप इनका नाम एक बार देख चुके हैं, फिर से देखिए। तो 14 मार्च 1967 यानी 14 मार्च 1967 से लेकर 3 अप्रैल 1967 तक ये अपना जो कार्यकाल है उसको संभालते हैं। इसके बाद चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968, ये सिर्फ आपको देखते जाना है। इसके बाद लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, जो कि अब तक 10 बार लग चुका है। तो प्रेसिडेंट रूल का जो समय है वो आप 25 फरवरी 1968 से देख रहे हैं, ये 25 फरवरी 1969 तक चलता है।
इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता जो है वो फिर से आते हैं और ये 26 फरवरी 1969 से इनका जो कार्यकाल है वो 17 फरवरी यानी 17 फरवरी 1970 तक चलता है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह का फिर से कार्यकाल शुरू होता है, मतलब इनका जो काम है वो स्टार्ट होता है 17 फरवरी 1970 से लेकर 2 अक्टूबर 1970 तक। फिर से एक बार प्रेसिडेंट रूल, और ये चलता है 1970 में 2 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, तो ज़्यादा लंबा नहीं होता। इसके बाद और भी है, तब यहाँ क्रम से देखते हैं। श्रीपति मिश्रा को देख लीजिए, 19 जून 1982 से लेकर 3 अगस्त 1984 तक इनका कार्यकाल है। फिर नारायण दत्त तिवारी का जो कार्यकाल है वो 3 अगस्त से लेकर 3 अगस्त 1984 का जो टाइम है वहाँ से लेकर 24 सितंबर 1985 तक ये इनका रहता है। फिर वीर बहादुर सिंह का समय आता है तो वो 24 सितंबर 1985 से स्टार्ट होता है और ये 25 जून 1988 तक चलता है, तो ये आपने देखा। नारायण दत्त तिवारी का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी का जो कार्यकाल है वो 5 दिसंबर से लेकर 24 जून 1991 तक रहता है। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार आती है तो 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक इनका जो रूल है वो चलता है। उसके बाद फिर से उथल पुथल मचती है तो एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये 1992 6 दिसंबर से स्टार्ट होता है तो फिर 4 दिसंबर 1993 तक चलता है। इसके बाद फिर से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आती है और ये 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 यानी 1995 तक रूल करती। फिर मायावती का जो रूल है, मायावती जी का वो 3 जून 1995 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1995 तक चलता है। एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल। अब ये वाला जो प्रेसिडेंट रूल है ये 18 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर 1995 से स्टार्ट होकर 17 अक्टूबर 1996 तक चलता है। ये वाला कुछ लंबा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो लिस्ट है उसमें त्रिभुवन नारायण सिंह जी को आप देख रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है यहाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। इसके बाद मुझे नीचे आना चाहिए था, कायदे से मुझे नीचे आना चाहिए था। तो प्रेसिडेंट रूल जो यहाँ पर लगा था इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। असल में ये जो टेबल है ये साइड में है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक क्रम से होना चाहिए था। तो प्रेसिडेंट रूल जो 2 अक्टूबर 1970 वाला है वहाँ से लेकर 18 अक्टूबर मतलब 18 अक्टूबर 1970 तक ये चलता है। उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह जी का समय आता है, ठीक है। तो त्रिभुवन नारायण सिंह जी का जो समय है वो 18 अक्टूबर 1970 से स्टार्ट होता है और 4 अप्रैल 1971 तक चलता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कमलापति त्रिपाठी जी का जो समय है वो 4 अप्रैल से लेकर 12 जून 1973 तक रहता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 1973 में ही अप्रैल से लेकर जून तक रहता है। उसके बाद फिर से एक बार प्रेसिडेंट रूल है और ये जो है ये 12 जून से शुरू होता है, 12 जून से शुरू होता है 1973 में और 8 नवंबर 1973 तक ये खिंच जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा का जो कार्यकाल है वो 1973 में स्टार्ट होता है 8 नवंबर से और ये 30 नवंबर 1975 तक चलता है। फिर से एक बार प्रेसिडेंट रूल और ये 30 नवंबर 1975 से लेकर 21 जनवरी 1976 तक चलता है। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी का ये कार्यकाल आप यहाँ देख रहे हैं, ये 21 जनवरी 1976 से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल 1977 तक चलता है। प्रेसिडेंट रूल एक बार फिर से स्टार्ट होता है, मतलब लग जाता है, और ये 30 अप्रैल से शुरू होकर 21 जून तक चलता है 1977 में। यहाँ आप देख रहे हैं राम नरेश यादव जी का जो कार्यकाल है एज ए चीफ मिनिस्टर, ये 23 जून 1977 से चलकर 28 फरवरी 1979 तक चलता है। बनारसी दास जी का जो कार्यकाल है वो 1979 से मतलब 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक चलता है। ये जो कार्यकाल है ना बीच में, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद और भी है, यहाँ लिस्ट जो है इसमें प्रेसिडेंट रूल बनारसी दास जी के बाद फिर से लगता है और ये 17 फरवरी से स्टार्ट होता है, यहाँ जो इनका अंतिम समय है वहाँ से, और उसके बाद ये 19 जून 1982 तक चलता है, ठीक है। 19 जून 1982 तक ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो उत्तर प्रदेश में चलता है। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो कार्यकाल है वो 9 जून 1980 से स्टार्ट होकर 19 जून 1982 तक रहता है। अब यहाँ पर हमने जो पीछे देखा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, श्रीपति मिश्रा को हमने देखा था, उसके बाद हमने नारायण दत्त तिवारी को देखा था, वीर बहादुर सिंह को देखा था। नारायण दत्त तिवारी का दूसरा कार्यकाल जो है वो 88 से लेकर 89 तक था। उसके बाद मुलायम सिंह जी का था, ठीक है, ये 5 दिसंबर से लेकर 24 जून 1991। फिर से एक बार कल्याण सिंह जी आते हैं, तो ये 1991 जो 24 जून की तारीख है वहाँ से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक फिर से एक बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ उठापटक मच जाती है, अयोध्या वाला मामला। तो प्रेसिडेंट रूल यहाँ लगता है, ये 6 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक चलता है। फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है और ये आप देख रहे हैं कि 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक चलती है। फिर मायावती का जो रूल है वो आप देख रहे हैं 3 जून 1995 से लेकर 17 अक्टूबर
1995 तक चलता है। प्रेसिडेंट रूल एक बार फिर से लगता है, मायावती जी के बाद फिर से एक बार प्रेसिडेंट रूल कुल मिलाकर 10 बार लग चुका है ना, तो इसमें से आप ये देख रहे हैं। तो ये 18 अक्टूबर 1995 यानी 1995 में लगता है और 17 अक्टूबर 1996 में चला जाता है, मतलब इसे समाप्त कर लिया जाता है। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट रूल जो यहाँ देख रहे हैं आप, त्रिभुवन नारायण सिंह को हमने देखा, कमलापति त्रिपाठी को देखा। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है ये 17 अक्टूबर 1996 से फिर से कायम होता है और ये 21 मार्च 1997 तक चलता है। फिर मायावती जी की सरकार आती है, ये 21 मार्च 1997 की बात है और ये 21 सितंबर 1997 तक चलती है। एक बार फिर से कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट आती है, 1997 से लेकर 1999 तक रहती है। और उसके बाद है राम प्रकाश गुप्ता जी और 12 नवंबर 1999 से लेकर 28 अक्टूबर 2000 तक ये रहते हैं। फिर राजनाथ सिंह जी की सरकार आती है, बीजेपी की गवर्नमेंट, और ये 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 2002 तक रहते हैं, 3 मई तक। उसके बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ये 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक रहता है। फिर मायावती सत्ता में आती हैं और मायावती जी का जो समय है फिर से उसे आप देख रहे हैं कि ये 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक रहती है। उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार आती है, यहाँ आप देख रहे हैं ये 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक रहते हैं। फिर एक बार मायावती जी की सरकार आती है, ये 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक रहते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनती है, सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2007। उसके बाद 2 बार से योगी जी जो हैं वो जीत रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 19 मार्च 2007 से ये बने और इनका जो एक कार्यकाल है वो पूरा होता है 25 मार्च 2022 में। और उसके बाद जो नेक्स्ट इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो गया था 25 मार्च 2022 से और वो आगे चलेगा। तो ये मामला है, मतलब जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं उन्हें हमने देखा। अभी जो गवर्नर है उनको देख लेते हैं। अभी यूनाइटेड प्रोविंस में कौन गवर्नर था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था, ये सब देखेंगे। तो यूनाइटेड प्रोविंस में गवर्नर कौन होगा, अंग्रेज ही होंगे, तो अंग्रेजों के नाम हम पहले देखेंगे। अब इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं हरकोट बटलर, ये पीछे आप देख रहे थे हरकोट बटलर के नाम से एक इंस्टीट्यूट का नाम था। तो सर हरकोट बटलर, स्पेंसर बटलर इन्हें कहा जाता था। ये यूनाइटेड प्रोविंस के पहले गवर्नर थे और इनका जो टेन्योर है उसे आप 1921 से 1922 तक देख रहे हैं। इसके बाद विलियम एस मैरिस का नाम आता है, अलग अलग कार्यकाल इनका चलता है 1922 से लेकर 1928 तक। इसके बाद अलेक्जेंडर फिलिप्स मूडी मैन है और ये 1928 से लेकर मतलब जो 15 जनवरी की तारीख है 1928 की, वहाँ से लेकर 17 जून 1928 तक रहते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर, यहाँ आपने अलेक्जेंडर फिलिप्स को देखा, ये वाले। फिर विलियम मैलकॉम हैले हैं, ठीक है, मैलकॉम हैले या मैलकम हैले इन्हें कहा जाता है। तो ये 4 अपना टेन्योर बिताते हैं, 4 कार्यकाल इनका होता है, मतलब 1928 से लेकर 34 तक ये फुटकर रूल करते हैं। हैरी ग्राहम हेग को देख रहे हैं आप, तो हैरी ग्राहम हेग जो है ये 2 कार्यकाल अपना संभालते हैं, मतलब 34 से लेकर 39 इनका रहता है। मॉरिस गॉर्नर हैलेट को आप देख रहे हैं, तो ये 1939 से लेकर 1945 तक रूल करते हैं। इसके बाद अंत में आप देख रहे हैं सर फ्रांसिस वर्नियर वाइली इनको कहा जाता था। तो इनका जो टेन्योर है वो आज़ादी के समय भी रहता है। पूछा जाता है कि आज़ादी के समय इसमें से कौन सा गवर्नर था, तो ये फ्रांसिस वार्नर वाइली थे। और वाइली का जो कार्यकाल है ये आपका 7 दिसंबर 1945 से यानी 1945 से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका 14 अगस्त 1949 तक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका स्वरूप देखा, मतलब 1921 से लेकर अब तक का पूरा डाटा हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब देश आज़ाद हो गया है, तो देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद सरोजनी नायडू जी जो हैं ये बनती हैं गवर्नर और ये 15 अगस्त 1947 से शुरू होता है इनका कार्यकाल और ये 1949 तक चलता है, मार्च तक। इसके बाद बीबी मलिक जो है ये कार्यवाहक के तौर पे, एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम करते हैं और इनका जो टेन्योर है वो 1949 से लेकर, मतलब ये मार्च 1949 से लेकर मई 1949 तक चलता है। इसके बाद HP मोदी आते हैं और ये 1949 से लेकर 1950 तक करते हैं अपना काम। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की स्थिति है। संविधान लागू होने से ठीक पहले नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस का क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर के तौर पे पहला नाम आप देख रहे हैं वो HP मोदी है 1950 से लेकर 1952। इसके बाद KM मुंशी का नाम आप देख रहे हैं, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2 यहाँ आप देख रहे हैं 2 जून 1952 से लेकर 9 जून 1957 तक अपना रूल करते हैं। इसके बाद श्री वंशगिरी वेंकटगिरी को आप देख रहे हैं, मतलब VV गिरी इन्हें कहा जाता था शॉर्टकट में। तो VV गिरी का जो कार्यकाल है वो असल में 10 जून 1957 से लेकर 13 जून 1960 तक का रहता है। इसके बाद रामकृष्ण राव जी जो है इनका 1960 से 62 तक का है।
फिर आपका विश्वनाथ दास का है, और ये वाला जो मतलब इनका जो कार्यकाल है ये 1962 से लेकर 67 तक का है। इसके बाद आप डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी को देख रहे हैं, तो ये इनका यहाँ आप देख रहे हैं 1 मई 1967 से लेकर ये 13 जून 1972 तक का है। इसके बाद बहुत सारे आते हैं, जैसे कि शशिकांत वर्मा को आप देख रहे हैं, ये एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम करते हैं 1972 से लेकर 72 ये नवंबर तक काम करते हैं। फिर अकबर अली खां का नाम आता है, तो ये 1972 में शुरू करते हैं, 1974 तक रहते हैं। फिर एम चन्ना रेड्डी का नाम आता है, ये 1974 से 77 तक रहते हैं। फिर गणपत राव देवजी तापसे का नाम आता है, जो कि 77 से 1980 तक अपना रूल करते हैं, मतलब इनका जो टेन्योर है उसे आप देख रहे थे। तो चंद्रेश्वर नारायण, यहाँ गणपत देवाजी तापसे का नाम आप देख रहे थे, ये पूरा नाम है ना, गणपत राव देवाजी तापसे, तो इनका जो आपने टेन्योर देखा। अब इसके बाद इसे स्क्रॉल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो श्री चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी जो है ये सबसे ऊपर 1980 में इनका रूल शुरू होता है, मतलब इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है फरवरी में, और ये मार्च 1985 तक रूल करते हैं। इसके बाद आप मोहम्मद उस्मान आरिफ को देख रहे हैं 1985 से 90 तक। इसके बाद है बी सत्यनारायण रेड्डी, 1990 से 93 तक इनका चलता है। मोतीलाल बोरा का जो है वो 93 से लेकर 95 तक चलता है। मोतीलाल बोरा को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहम्मद सफ़ी कुरैशी, ये एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम करते हैं 96, मतलब मई 96 से लेकर जुलाई 96 तक इनका रूल चलता है। उसके बाद रोमेश भंडारी जो है ये अपना 96 से अपना कार्यकाल संभालते हैं जुलाई से, और इनका जो टेन्योर है वो आपका 98 तक चलता है। इसके बाद मोहम्मद सफ़ी कुरैशी एक बार फिर से एक्टिंग गवर्नर बनते हैं 1998 में, और ये मार्च में बनते हैं, अप्रैल तक रहते हैं। उसके बाद श्री सूरज भान जी जो हैं ये नए गवर्नर बनाए जाते हैं, 98 से लेकर ये 2000 तक काम करते हैं। इसके बाद विष्णुकांत शास्त्री जी जो हैं ये 2000 से लेकर 2004 तक अपना काम करते हैं। उसके बाद है सुदर्शन अग्रवाल, जो कि एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे 2004 में, ये जुलाई में ही अपना काम समाप्त करके चले जाते हैं। इसके बाद टीबी राजेश्वर जी जो हैं ये बाकायदा गवर्नर बन के आते हैं, 2004 में इनका काम शुरू होता है, 2009 तक अब ये अपना काम करते हैं। BL जोशी जी जो है ये 2009 से लेकर 2014 तक अपना काम संभालते हैं। इसके बाद अजीज़ कुरैशी जो है ये एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम करते हैं 2014 में, जून से लेकर जुलाई तक। इसके बाद राम नाईक जी जो है इनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2019 तक रहता है, और अभी तत्काल में है आनंदीबेन पटेल जी, और प्रेजेंट में ये 2019 से मतलब जुलाई 2019 से अभी तक काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने अब तक के आज़ादी के समय से लेकर, आज़ादी से पहले से लेकर 1921 से हमने देखना शुरू किया था, वहाँ से लेकर आज़ादी के बाद और अभी तक की स्थिति को देखा कि यूपी में कौन कौन से गवर्नर हुए। अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर हैं उनको देख लेते हैं, इनके नाम दिए हैं, इनका टेन्योर दिया हुआ है, तो इसे भी आप देखें। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ये पहले हैं, और इनका जो टेन्योर है वो 31 जुलाई 1937 से स्टार्ट होता है और 10 अगस्त 1950 तक चलता है। 1950 तक ही अपना काम करते हैं। उसके बाद आप नफीकुल हसन को देख रहे हैं। नफीकुल हसन का जो टेन्योर है वो 21 दिसंबर 1950 से लेकर 19 मई 1952 तक का है। इसके बाद आत्माराम गोविंद खैर हैं, ठीक है, तो ये जो है ये 20 मई 1952 से लेकर 25 मार्च 1962 तक अपना काम करते हैं। इसके बाद मदन मोहन वर्मा का नाम आता है, और मदन मोहन वर्मा जी का जो कार्यकाल है वो 26 मार्च 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक का है। जगदीश सरन अग्रवाल जी को आप देख रहे हैं, तो ये 17 मार्च 1967 से लेकर 16 मार्च 1969 तक अपना काम करते हैं। फिर एक बार आत्माराम गोविंद खैर को आप देख रहे हैं असेंबली स्पीकर के तौर पे, तो इनका जो नया वाला कार्यकाल मतलब अगला वाला है वो 17 मार्च 1969 से लेकर 18 मार्च 1974 तक चलता है। इसके बाद वासुदेव सिंह जी हैं जिनका कि कार्यकाल 18 मार्च 1974 से लेकर 12 जुलाई 1977 तक चलता है। बनारसी दास को आप देख रहे हैं, ये 12 जुलाई 1977 से लेकर 26 फरवरी 1979 तक चलता है इनका कार्यकाल, मतलब टेन्योर इनका इतना लंबा होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद को, तो जगन्नाथ प्रसाद जो है ये केयर टेकर के तौर पे काम करते हैं, और ये 27 फरवरी 1979 से लेकर 12 फरवरी 1980 तक रूल करते हैं। श्रीपति मिश्रा जी का जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई से शुरू होता है, 7 जुलाई की डेट यहाँ देख रहे हैं आप, 1980 से स्टार्ट होता है, और ये 18 जुलाई 1942 तक 1982 यानी 1982 तक चलता है। इसके बाद आप यहाँ यादवेंद्र सिंह जी को देख रहे हैं जो कि केयर टेकर के तौर पे काम करते हैं, और इनका जो समय है वो 19 जुलाई 1982 से स्टार्ट होता है और 24 अगस्त 1982 तक चलता है, मतलब जुलाई से अगस्त तक ही अपना संभालते हैं। इसके बाद धर्म सिंह जी का जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है जो कि 1982 अगस्त से शुरू होकर मार्च 1985 तक चलता है। उसके बाद नियाज हसन है जो कि मार्च से शुरू करते हैं 1985 में, और ये जनवरी 1990 तक चलाते हैं।
इसके बाद हरिकिशन श्रीवास्तव जी का जो इसमें टेन्योर है स्पीकर के तौर पे, वो अगर आप देखें तो 9 जनवरी 1990 से लेकर 30 जुलाई 1991 तक रहता है। केसरीनाथ त्रिपाठी जी का जो है वो 30 जुलाई 1991 से लेकर 15 दिसंबर 1993 तक रहता है। इसके बाद यहाँ दानीराम वर्मा को आप देख रहे हैं, धनीराम वर्मा है असल में वो, यहाँ माफ़ कीजिएगा, धनीराम वर्मा, ठीक है। तो 15 दिसंबर 1993 से लेकर 20 जून 1995 तक इनका टेन्योर दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं बरखूराम वर्मा को, ये नाम थोड़ा विचित्र है लेकिन नाम यही है, बरखूराम वर्मा जो है ये कार्यवाहक के तौर पे, मतलब एक यहाँ पे केयर टेकर के तौर पे काम करते हैं, और इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो आपका 20 जून से लेकर 1995 में स्टार्ट होता है और ये 1995 में जुलाई तक चला जाता है, 17 जुलाई तक। इसके बाद एक बार फिर से केसरीनाथ त्रिपाठी जी, और इनका जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा 1997 में और ये चलता है 2002 तक। इसके बाद फिर से इनका अगला वाला जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है 2002 से लेकर 2004 तक, 19 मई तक। इसके बाद फिर यहाँ वकार अहमद शाह का जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है, ये असल में केयर टेकर है और ये 2004 में मई से लेकर जुलाई तक अपना काम संभालते हैं। इसके बाद माता प्रसाद पांडे जो है ये प्रॉपर तरीके से आते हैं, 2004 से लेकर 2007 मई तक ही अपना टेन्योर संभालते हैं। इसके बाद सुखदेव राजभर का जो कार्यकाल है वो आप देख रहे हैं कि 18 मई 2007 से लेकर 13 अप्रैल 2012 तक का है। माता प्रसाद पांडे का एक बार फिर से आप देख रहे हैं ये 13 अप्रैल 2012 से लेकर 2017 तक चलता है, 30 मार्च। फिर हृदय नारायण दीक्षित जी का जो है वो आपका 30 मार्च 2017 से लेकर 29 मार्च 2022 तक का है। और फिलहाल में सतीश महाना जो आप देख रहे हैं, इनका नाम 29 मार्च 2022 से अभी तक का है। अभी वर्तमान में जो नाम देख रहे हैं आप वो सबसे लास्ट में सतीश महाना। तो यहाँ तक हमने देखा और ये सारे जितने भी आप विधानसभा के अध्यक्षों को देख रहे थे इनको हमने शुरू से देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड ईयर ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को हमने अलग अलग देखा है लेकिन यहाँ एक साथ है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ये इलाहाबाद में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रयागराज, और 1887 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, सबसे पुरानी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये 1916 की है, ये वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये अलीगढ़ की है, 1920 की है। लखनऊ वाली जो यूनिवर्सिटी है ये आपका 1921 का है, तो डेट आप यहाँ याद रख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा वाली है वो 1927 की है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली 1989 की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर वाली 1957 की है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी की है 1958 की। श्री छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर वाली जो है वो 1965 की है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वाली 1966 की है। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है ये वाराणसी का है 1974, और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये बरेली वाली 1975 की है। इसके बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ये फैजाबाद की है, 1975 असल में, यहाँ जो डेट है आप देख रहे हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है ये जौनपुर में है और 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ये पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करना स्टार्ट करती है। फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, इसका जो ऑफिस है वो इलाहाबाद में है और ये 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब यहाँ अगर हम जिलेवार देखें उत्तर प्रदेश को तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें कि हमें जानना आवश्यक है। तो ये जो व्यक्तित्व है इनमें पहले आप तो अलीगढ़ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट किया गया है, तो ए फॉर अलीगढ़, ए फॉर आगरा। तो अलीगढ़ में अगर व्यक्तित्व के तौर पे आप देखना चाहें तो सर सैयद अहमद खां हैं, उनकी एक कर्मस्थली है, ठीक है, उनका वर्क प्लेस है। इसके बाद आगरा को आप देखें तो ये सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस है। इसके अलावा शेख फैज़ी का यहाँ जन्म हुआ था, अबुल फजल यहाँ पैदा हुए थे। बाण भट्ट की जो कर्मस्थली है वो कन्नौज है, कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्नौज यहाँ पे नीचे लग रहा है दिया हुआ है, कोई बात नहीं। फर्रुखाबाद को देख लेते हैं। तो फर्रुखाबाद को अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए फर्रुखाबाद जो है ये बाण भट्ट का वर्क प्लेस है और बाण भट्ट को हमने देखा। इसके बाद है जालौन, कन्नौज को हम लोग नीचे देखेंगे। जालौन जो है ना ये बर्थ प्लेस ऑफ बीरबल है, कालपी वाला क्षेत्र, ठीक। इसके बाद झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई का ये वर्क प्लेस है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये बर्थ प्लेस नहीं है, वर्क प्लेस है। बर्थ प्लेस इनका मणिकर्णिका क्षेत्र है, वो वाराणसी वाला, ठीक है। इसके बाद महोबा को आप देख रहे हैं, ये आला उदल की जन्मस्थली है, उनकी वीरता का क्षेत्र है। कानपुर नगर जो है ये नाना साहब के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अजीजन बेगम के लिए जाना जाता है, उनका वर्क प्लेस है। रिबिलियन बाई तात्या टोपे 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें यहाँ से कमान संभालने वाले धुंधु पंत यानी नाना साहब और तात्या टोपे थे, तो ये आपने देखा। इसके बाद फतेहपुर जो है ये बर्थ प्लेस ऑफ गणेश विद्यार्थी जी का ये जन्म स्थान है। कौशाम्बी जो है ये मलूक दास जी का जन्म स्थान है, ठीक है।
कड़ेमानिकपुर क्षेत्र। इसके बाद बर्थ प्लेस ऑफ तुलसीदास जो है ये चित्रकूट माना जाता है, अब इसमें थोड़ा सा मतभेद है। इसके बाद प्रयागराज को आप देख रहे हैं तो बर्थ प्लेस ऑफ मदन मोहन मालवीय एंड बर्थ प्लेस ऑफ ध्यानचंद। इसके अलावा बर्थ प्लेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वर्क प्लेस ऑफ मोतीलाल नेहरू। चंद्रशेखर आज़ाद का जो शहीदी स्थल है वो यहीं पर है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है और इलाहाबाद कई मायनों में खास। इसके बाद आगे बढ़ते चंदौली को देख लेते हैं। तो चंदौली जो है ये बर्थ प्लेस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है, मुगल सराय क्षेत्र। और उसके बाद मतलब ये मुगल सराय रीजन जो है ये फिलहाल वाराणसी में पड़ता है, तो चंदौली को वाराणसी से सेपरेट किया गया, वो चीज़ हम देखते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ पंडित रविशंकर, इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन सबका ये बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस ऑफ कबीर है, ठीक है, माता ने उन्हें जन्म देकर त्याग दिया था, तो उसके बाद जुलाहा दंपति जो है वो उनका भरण पोषण करते हैं। फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्ध जो है वो यही वाराणसी जिले में ही सारनाथ क्षेत्र है, वहाँ पे दी गई थी। बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, बर्थ प्लेस ऑफ रविदास, माफ कीजिए रैदास असल में, और गिरिजा देवी का ये बर्थ प्लेस है जो कि ठुमरी सिंगर है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद गाजीपुर जो है ये बर्थ प्लेस ऑफ स्वामी सहजानंद ऋषि है, ठीक है। इसके बाद बलिया को आप देख रहे हैं तो मंगल पांडे का ये बर्थ प्लेस है। इसके अलावा चित्तू पांडे की ये कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों है। आप देखते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ स्टैब्लिश की जाती है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। चित्तू पांडे पूरा थानों पर कब्जा कर लेते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ भृगु ऋषि की भी ये जन्मस्थली है, तो ये आपने देखा। इसके बाद गोरखपुर में आप देख रहे हैं कि ये राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पे सूली पर चढ़ाया गया था। कुशीनगर को देख लीजिए तो यहाँ महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। सूकर माधव खाने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें अतिसार हो जाता है और खूनी पेचिश की वजह से उनकी मृत्यु होती है, तो वो क्षेत्र जो था वो कुशीनगर था। इसके बाद अंबेडकर नगर को आप देख रहे हैं तो बर्थ प्लेस ऑफ राम मनोहर लोहिया कुछ यहाँ पे। और अयोध्या को तो आप जानते ही हैं, भगवान राम के लिए अयोध्या को जाना जाता है। उसके अलावा अशफाक उल्लाह खां को यहाँ फांसी भी दी गई थी। गोंडा को आप देखें तो यहाँ राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी पर चढ़ाया गया था। और लखनऊ को देखें तो बर्थ प्लेस ऑफ अजीजन बेगम और रिवॉल्ट बेगम हजरत महल के द्वारा जो 1857 में अवध क्षेत्र से विद्रोह की कमान संभाली गई थी, तो वो आप क्षेत्र देख रहे हैं। लखनऊ उसका केंद्र हुआ करता था। उन्नाव को आप देख रहे हैं, ये हजरत मोहानी का बर्थ प्लेस है। इसके बाद है सीतापुर, उन्नाव के नीचे सीतापुर, बर्थ प्लेस ऑफ टोडरमल, राजा टोडरमल। और इसके बाद आप यहाँ पे शाहजहांपुर को देख रहे हैं तो बर्थ प्लेस ऑफ अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। बदायूं को देख लीजिए, बर्थ प्लेस ऑफ निजामुद्दीन औलिया, बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो क्या है, कासगंज है। और बुलंदशहर जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के लिए जाना जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी है। अब जो यूपी के कुछ प्रमुख मंदिर हैं उनको देख लेते हैं। ये जो टेम्पल्स हैं इनके लिए सिटी और टेम्पल ऐसे नाम करके दिया हुआ है। तो पहले तो शहर का नाम यानी सिटी का नाम देखिए तो मेरठ सबसे ऊपर है। मेरठ में सरधना क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे बेगम समरू के द्वारा एक चर्च बनवाया गया था, जो कि टेम्पल नहीं है, असल में चर्च है, मतलब पूजा स्थान कह सकते हैं। और सहारनपुर में आप जानते ही हैं एक शाकंभरी देवी का मंदिर है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर को आप देख रहे हैं, यहाँ पे सनातन धर्म टेम्पल है। मथुरा में वृंदावन क्षेत्र, गोविंद देव टेम्पल। यहाँ तो टेम्पल्स मतलब बहुत सारे हैं, मंदिर आप गिनने लगेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। कुछ यहाँ गिनाए जा सकते हैं, जैसे कि रंगनाथ टेम्पल है, द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। इसके अलावा आपका अष्टसाक्षी टेम्पल है और शाजी टेम्पल है, हरदेव टेम्पल है और लाडली जी टेम्पल है, ये राधा जी का है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं मथुरा में जो टेम्पल्स हैं, उनकी कमी नहीं है। ऐसे काशी क्षेत्र भी है। कानपुर देहात में अगर देखें तो भितरगांव टेम्पल आपको मिलेगा जो कि गुप्तिरा का है। कानपुर नगर में जेके टेम्पल है, वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। और इसके अलावा वराह भगवान टेम्पल है जो कि सोरो में पड़ता है। इसके बाद ललितपुर को आप देख रहे हैं, दशावतार टेम्पल आप जो देवगांव का पढ़ते हैं गुप्त पीरियड वाला, वो यहाँ पे है। इसके अलावा 31 जैन टेम्पल भी है। आगे बढ़ते हैं, महोबा को देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ 24 जैन तीर्थंकर ऑन गोरख हिल पे ये स्टैचू बना हुआ है। इसके अलावा सूर्य टेम्पल यहाँ पे है। बड़ी चंडिका देवी टेम्पल है, चंडिका देवी का टेम्पल है, असल में ये महोबा में है। चित्रकूट में क्या है तो वाल्मीकि और अत्रि ऋषि का आश्रम है। इसके बाद कौशाम्बी में आप दिगंबर जैन टेम्पल को देखते हैं। बेला देवी टेम्पल जो है आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। सोनभद्र में आप देख रहे हैं ये रेणुकेश्वर टेम्पल है, मतलब रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल है, असल में ये शंकर जी का मंदिर है। और मिर्जापुर में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पहली भर्तृहरि टेम्पल आप देखते हैं। इसके अलावा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है यहाँ पे प्रसिद्ध। प्रयागराज में 3 एंशियंट शक्तिपीठ है। एक तो अलोपी यहाँ आप देख रहे हैं
शक्तिपीठ का मतलब ये होता है ना कि देवी के मंदिर हैं, तो उसमें 3 देवियां हैं, 3 शक्तियां हैं। एक तो अलोप शंकरी है, उसके बाद ललिता है और कल्याणी है। तो ये 3 का शक्तिपीठ स्थापित है। अलोपी बाग आप देखते हैं ना, तो वो अलोपी देवी के नाम पे है। इसके बाद वेड़ी माधव मंदिर है, पाताल मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है। ये सब जो है ये प्रयागराज के हैं। वाराणसी को अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत माता टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है। एक विश्वनाथ टेम्पल आपका बीएचयू में भी है, नया बना हुआ, वो काफ़ी सुंदर है वो भी। ठीक, इसके अलावा संकट मोचन टेम्पल है और सारंगनाथ टेम्पल है। इसके अलावा मानस मंदिर है, ठीक है, रामचरितमानस से जुड़ी हुई वहाँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। वाराणसी और मथुरा में आपको गिनती कम पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बलिया में आप देखें तो भृगु मुनि का मंदिर और आश्रम है, वहाँ पे वो उनकी जन्मस्थली भी है। देवरिया में आप देखेंगे तो सोमनाथ जी का टेम्पल है। गोरखपुर को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे गोरखनाथ टेम्पल है, गोरक्षा पीठ इत्यादि है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है, मतलब भगवान बुद्ध जो है वो लेटे हुए हैं, उनकी बड़ी सी मूर्ति है। अयोध्या में आप जानते ही हैं भगवान राम की जन्मभूमि है और वहाँ भव्य मंदिर भी बन रहा है। इसके अलावा कनक भवन मंदिर है, 5 जैन तीर्थंकरों का क्षेत्र है वो, मतलब आदिनाथ का, अजितनाथ का, अभिनंदन नाथ का, सुमतिनाथ का और अनंतनाथ का। तो उनकी जन्मभूमि के तौर पर और उनके मंदिर के तौर पर जाना जाता है। अर्गा पार्वती मंदिर जो है ये आपका गोंडा में है। पोटेश्वरी देवी मंदिर जो है आपका बलरामपुर में है। और श्रावस्ती में क्या है, तो श्रावस्ती का जो क्षेत्र है यहाँ पे चाइना, थाई, लंकाई, बर्मी, जापानी मंदिर इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद बहराइच का देख लें तो बहराइच में राजा सुहेल देव का मंदिर है। लखनऊ में चंद्रिका देवी का मंदिर है। सीतापुर में जो सीतापुर क्षेत्र है वहाँ दधीची आश्रम है। दधीची ऋषि को आप जानते हैं ना, वृत्तासुर के वध के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी। और गोला गोकर्णनाथ का मंदिर ये खीरी में पड़ता है। सप्तमात्रिका की जो प्रतिमा है, पद्मावती सती का मंदिर है, ये सब कन्नौज में है। अब नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट प्लेस उत्तर प्रदेश में किस मामले में है ये सब दिया हुआ है। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है वो गाजियाबाद में है, मतलब कौन सा जिला किस मामले में नंबर 1 है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो गाजियाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर किस मामले में खास है, तो नोएडा फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ स्टेट यहाँ पे है। फर्स्ट फिल्म सेंटर ऑफ स्टेट ग्रेटर नोएडा जो है वो यहाँ पे है। फर्स्ट नाइट सफारी पार्क यहाँ पे है। फर्स्ट महिला उद्यम पार्क जो है स्टेट का वो यहाँ पे है। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम जो है मतलब 66,675 रुपी वो यहाँ पे है, मतलब यहाँ से अर्जित होती है। इसके अलावा मैक्सिमम लिटरेसी रेट यहाँ का है गौतम बुद्ध नगर का। मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज यहाँ पे है। तो इस मामले में कई मायनों में ये नंबर 1 है। यहाँ मोटे मतलब इसका जो मोटा ब्लॉक है उसे आप देख रहे हैं। मथुरा जो है यहाँ पे मैक्सिमम मेले लगते हैं, इस मामले में जाना जाता है। इटावा जो है ये मैक्सिमम गुली रोजन के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप देखें कानपुर नगर जो है ये सिटी विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। रायबरेली की बात करें तो मैक्सिमम कैनाल्स यहाँ लेंथ वाइज पाए जाते हैं। इसके अलावा पहली जो रेल कोच फैक्ट्री है स्टेट की वो यहाँ स्टैब्लिश है। पहला सेंट्रल वुमेन यूनिवर्सिटी जो इंडिया का है वो यहाँ पे है। कौशाम्बी को अगर देखें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट यहाँ पे रहते हैं। चित्रकूट में हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट है। प्रयागराज में देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहा करती है, लार्जेस्ट वुमेन पॉपुलेशन यहाँ पे है, लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन है, बड़ा जिला भी है। मतलब चाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं वो सब। हाई कोर्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस भी यहीं पर है, ये ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो केंद्र है वो भी यहीं पर है। ठीक है, जिस यूपीपीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो केंद्र है वो आपके इलाहाबाद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजधानी भले ही लखनऊ होगा लेकिन केंद्र जो है वो इसका इलाहाबाद है। इसके बाद देखें सोनभद्र, तो लार्जेस्ट परसेंटेज एंड नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, और ऐसे देखा जाए मतलब फॉरेस्ट कवर को तो वो भी इसको सही से देख लीजिए। देखिए लार्जेस्ट परसेंटेज एंड नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब ये कहाँ पे है, सोनभद्र में पाई जाती है। पॉपुलेशन यहाँ की मतलब शेड्यूल ट्राइब की। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो यहाँ का है, परसेंटेज जो है फॉरेस्ट कवर का वो भी यहाँ पे हाई है। प्रतापगढ़ का देखते हैं तो लार्जेस्ट आंवला प्रोड्यूसर ये है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, जौनपुर में। और गाजीपुर जो है यहाँ पे पहली ओपीएम फैक्ट्री पूरे प्रदेश की खोली गई और ये काफ़ी पुरानी है, अब तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। इसके बाद आप गोरखपुर को देख रहे हैं तो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है पूरे दुनिया में वो गोरखपुर में स्थित है। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है स्टेट का और पहला डीएनए बैंक जो एशिया का है वो भी यहाँ पे है। सीतापुर की अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन यहाँ रहती है। बदायूं में डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बाउंड्री, मतलब बदायूं की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, अभी पीछे हमने देखा ना, तो ये टोटल 8 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बिजनौर जो है ये हाईएस्ट डैम ऑफ स्टेट यहाँ पे पाया जाता है, मतलब रामगंगा रिवर पे बना हुआ जो डैम है ये सबसे ऊंचा है। तो ये सब हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी से रिलेटेड कुछ पत्र पत्रिकाओं को देख लेते हैं। ये जो पेपर और मैगजीन है इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा।
तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है इन्होंने पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते के एडिशन में, मतलब इसमें एडिटर का काम कौन कर रहा था, ये रघुनाथ जी कर रहे थे। तो उसमें एक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था जिसका नाम था बनारस अखबार, और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र पूरे प्रदेश में देखा जाता है। तो बनारस अखबार को आपने देखा, वो सबसे पहला था। इसमें 2 जने का सौजन्य है और 1845 की ये तारीख है, तो उसको आप याद रखेंगे। उर्दू का पहला सरदल अखबार, ये आगरा से पब्लिश होता है 1846 में, तो ये भी एक जानकारी वाली बात है। इसके अलावा कवि वचन सुधा को आप देख रहे हैं, ये मंथली मैगजीन थी 1867 की, और इसके जो एडिटर थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। फर्स्ट एडिटर ऑफ द फेमस सरस्वती मैगजीन, ये 1900 में पब्लिश होती है, और इसके जो एडिटर थे, पहले एडिटर थे, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब योग्यता तो इनके पास थी ही, निष्णात थे, विद्वता के मामले में कोई सानी नहीं था, लेकिन आसानी से ये अपनी पत्रिका में किसी को लेख लिखने नहीं देते थे, तमाम ऐब निकालते थे। तो वर्तनी से संबंधित दोष, भाषा से संबंधित दोष, वो सब चीज़ें। तो ये सब आपने देखा। हु वॉज एडिटर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया है ना, तो हिंदुस्तान नाम का जो पत्र था उसके एडिटर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा नागरी, नीरद और अभ्युदय पत्र जो था उसके संपादक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा पब्लिश किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था और साथ में संपादित किया गया था। कभी कभी क्या होता है ना, प्रकाशक और संपादक एक ही होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कानपुर से निकलने वाली एक मैगजीन थी जिसका नाम था प्रताप, तो ये 1910 में पब्लिश होती है। इसके जो एडिटर थे उनका नाम बताना था आपको। तो यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी को आप देख रहे थे, जो कि शायद यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कानपुर इसका रीजन है। प्रश्न आपसे जो पूछा था उसमें क्षेत्र पूछा था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके एडिटर थे, ये याद रखिएगा। समय भी याद रखिएगा। आज न्यूज़पेपर जो कि आज भी प्रकाशित होता है, ये पहली बार पब्लिश किया गया था 1920 में वाराणसी से, और ये आज भी प्रकाशित हो रहा है। कम दाम में ये ज़्यादा सूचनाएं देने का काम करता है। इसके बाद करेंटली द मोस्ट वाइडली कैलकुलेटेड दैनिक जागरण न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट स्टार्टेड, ये झांसी से स्टार्ट हुआ था 1942 में, और उसके बाद ये अनवरत चल रहा है। उजाला हिंदी डेली फर्स्ट स्टार्टेड, ये आगरा से स्टार्ट हुआ था। और बालवाणी ये बाई मंथली मैगजीन थी। इसके अलावा साहित्य भारती ये क्वार्टरली चलती थी, मतलब पब्लिकेशन इसका होता था। तो ये सब जो है यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट जो है उसके माध्यम से पब्लिश होती थी। इसके बाद अगली जो सूचना है उसमें कहा गया कि एवरी ईयर ऑल इंडिया व्यास समारोह जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये यूपी संस्कृत इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वाराणसी में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि खबरनाम के नाम से, यहाँ नाम आप देख रहे हैं, खबरनाम के नाम से मंथली और एकेडमी के नाम से क्वार्टरली जो मैगजीन पब्लिश होती है, ये उर्दू इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, यूपी उर्दू इंस्टीट्यूट, इसे आपने देखा। और द नेम ऑफ लिटरेरी मंथली मैगजीन पब्लिश बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये उत्तर प्रदेश का है। द नेम ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ आप देख रहे हैं, द नेम ऑफ डेवलपमेंट फोकस्ड मंथली मैगजीन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये उत्तर प्रदेश संदेश है असल में। और उर्दू मंथली मैगजीन पब्लिश बाय स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसको कहा जाता है नया दौर। इस मैगजीन का नाम क्या है? नया दौर। कल्याण जो है ये वाइडली कैलकुलेटेड रिलीजियस मैगजीन है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा मंथली प्रकाशित होती है, और ये 1926 से अनवरत प्रकाशित हो रही है। गीता प्रेस जो है वो धार्मिक प्रकाशन है ही है, और उसके द्वारा जो मंथली मैगजीन निकाली जाती है वो कल्याण है। बहुत सारी इसमें रोचक कथाएं और जानकारियां होती हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी, साथ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि शॉर्टकट में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यंगेस्ट साइंटिस्ट स्कीम बाय काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको स्टार्ट किया गया था 2007 में, 2007-8 का जो सत्र था उस समय। इसके साथ साथ चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज इन स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1993 की बात है। इसके साथ साथ इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर जो एक्सीलेंस का है वो सेटअप किया गया था संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में, ठीक है, इंसेफेलाइटिस पर रिसर्च के लिए। नंबर ऑफ टोटल प्लानिटोरियम इन स्टेट अंडर स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, तो टोटल 5 है। पाँच में से 3 जो है वो परमानेंट है और 2 जो है वो चलायमान है, मतलब मोबाइल है। इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम जो है इसमें 224 सीट है और सैटर्न शेप का इसको बनाया गया है। और सूरजकुंड पार्क जो है लखनऊ का, वहाँ पे इसकी स्थिति है। 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वीर बहादुर सिंह प्लानिटोरियम है, 400 सीट के साथ लार्जेस्ट है पूरे स्टेट में, और ये रामगढ़ जो क्षेत्र है, मतलब गोरखपुर में कुल मिलाकर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आर्यभट्ट प्लानिटोरियम फर्स्ट इन द कंट्री ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी, ये लेज़र टेक्नोलॉजी पर आधारित पूरे देश में पहला है। और इसको पहले इसका नाम अंबेडकर प्लानिटोरियम था, बाद में आर्यभट्ट कर दिया गया। ये रामपुर में है, 2012 का है। मोबाइल प्लानिटोरियम जो है वो पूरे स्टेट में 2 है। जवाहर प्लानिटोरियम जो आनंद भवन में है, ट्रस्ट कंट्रोल में ये है, असल में इलाहाबाद में है।
आनंद भवन के अंदर स्थित है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग यूज सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश, ये लखनऊ में एस्टैब्लिश हुआ 1982 में। बिगेस्ट अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस, ये विज्ञान गौरव अवार्ड है जो कि अपने प्रदेश में सबसे बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसके बाद लखनऊ वाज डिक्लेयर्ड एज बायोटेक्नोलॉजी सिटी, ठीक है, बायोटेक सिटी डिक्लेयर किया गया था 2002 में। और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है इसको प्रोमलगेट किया गया था और वो समय था 2014 का। तो पॉलिसी का जो आने का समय है वो 2014 है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट जो है ये 2006 से चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क में, और बख्शी तालाब लखनऊ का जो है वहाँ पे ये पार्क स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें उसी पार्क में होंगी, जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब जो है वो इस्टेब्लिश की गई है वहीं पर हाई क्वालिटी बनाना जनरेट करने के लिए। इसके अलावा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी सेंटर जो है वो भी बायोटेक पार्क में है, और बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाएगा, तो वो भी जो बायोटेक पार्क है लखनऊ का बख्शी के तालाब में स्थित है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट लखनऊ में हुई थी 1974, और यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन जो है ये यूपी डेस्को कहा जाता है, लखनऊ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ईएमसी, ये ग्रेटर नोएडा में है, इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस सेज कहा जाता है इसको। ये 7 मार्च 2006 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आप देख रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एज माफ कीजिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एज पायलट प्रोजेक्ट इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। 6 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2007-8 का टाइम। इसके बाद करेंटली ई डिस्ट्रिक्ट प्लान इज गोइंग ऑन अगर देखा जाए तो पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है इसका फॉर्मेशन होता है 1975 में, और यूपी इस्टेब्लिश्ड हाउ मेनी सर्विसेज अंडर ई डिस्ट्रिक्ट स्टेट पोर्टल ऑफ इंडिया। तो सर्विस कितनी इसमें जनरेट की जाती है, ये 133 है, और 15 डिपार्टमेंट। हाउ मेनी डाटा सेंटर्स वर अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, तो 126 सर्विसेज हैं, 14 डिपार्टमेंट्स हैं। विच पोर्टल वाज क्रिएटेड फॉर वेरियस पेंशन स्कीम, इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है, असल में वो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है जिसके माध्यम से ये सारा काम होता है। 300 मेगा सीटर कॉल सेंटर स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और ये जो समय है ये 2015-16 का है। फॉर क्विक इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस विच पोर्टल वाज स्टार्टेड। अब यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल, जो कि जनता की सुनवाई के लिए पब्लिक अपनी समस्याओं को त्वरित तरीके से यहाँ पे सुना सकती है और इसका निपटारा प्राप्त कर सकती है। इसके बाद यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट वाज फॉर्म, ये 1976 की बात है। हाउ मेनी किलोमीटर्स एरिया अराउंड ताज वाज डिक्लेयर ऑन इको सेंसिटिव जोन, तो ताज के चारों ओर कितना एरिया, 10 किलोमीटर का जो टोटल एरिया है ताजमहल के चारों ओर, उसको इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डिक्लेयर किया गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो ताज प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसमें प्रिजर्वेशन, ताजमहल की प्रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो ये जो काम चल रहा है प्रोजेक्ट का, ये 1999 से चल रहा है। इसके बाद पॉलीथीन बैग हैविंग थिकनेस बिलो 40 माइक्रॉन इन स्टेट, ये बैन कर दिया गया है। मतलब 40 माइक्रॉन से ज़्यादा, यहाँ आप देख रहे हैं 40 माइक्रॉन से कम थिकनेस वाले जो प्लास्टिक बैग हैं उनको बैन कर दिया गया मार्च 2011 से। यहाँ आप देख रहे हैं रीजनल ऑफिस ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट फॉर्म इन 1976, और इसकी जो लोकेशन है वो मेरठ और वाराणसी दोनों जगह है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों जगहों के नाम आप देख रहे हैं। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इन यूपी वाज सेटअप इन जुलाई 1900, ये समय यहाँ देख लीजिए 1982, ठीक है। यूपी स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका सेटलमेंट होता है नवंबर 2009 में। तो इस तरीके से हमने फुटकर कई सारी चीज़ों को देखा है। और भी है जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं, मतलब कुछ प्रोजेक्ट जो है उनको शॉर्टकट में। तो 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है। ये प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं और बेबीज़ जो हैं उनके लिए है, और ये 17 जनवरी 2014 से अनवरत चल रही है। इसके बाद BLS एम्बुलेंस सर्विस जो है 108, ये फॉर क्विक डिपार्चर ऑफ पेशेंट टू द हॉस्पिटल, पेशेंट को शीघ्र अस्पताल ले जाने के लिए, और ये 14 सितंबर 2012 से लगातार चल रही है। इसके बाद ALS एम्बुलेंस सर्विस है, ये 108 इसका नंबर है। गंभीर रोगियों को तत्काल उपचार की आवश्यकता है तो उसके लिए ये 2017 से चल रही है, अप्रैल से। इसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन, ठीक है, रूरल लिवलीहुड मिशन जो यूपी में गठित हुआ था, इसका फॉर्मेशन होता है, वो डेट है 2011 की, यहाँ जो डेट है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद ई विलेज स्कीम जो है फॉर रिड्यूसिंग डिजिटल इनइक्वालिटी बिटवीन विलेज एंड सिटी, इसका जो समय है वो दिसंबर 21, 2013 का है। आशीर्वाद चाइल्ड हेल्थ गारंटी स्कीम जो है ये चाइल्ड हेल्थ ट्रस्ट और सिटी के माध्यम से चल रही है। कुल मिलाकर इसका जो टाइम है इसे आप देखें
तो ये 31 जनवरी 2013 से लगातार चल रही है। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट क्लीनलीनेस स्कीम जो है ये कंस्ट्रक्शन फॉर टॉयलेट्स इन सिटीज़, मतलब सिटी में जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है उसके लिए चलाई जा रही है, और ये 10 सितंबर, यहाँ आप देख रहे हैं 10 सितंबर 2008 से लगातार चल रही है। लेजिस्लेटिव फंड स्कीम जो है ये 2 करोड़ 40 लाख एनुटी के साथ यहाँ लॉन्च की गई थी, और ये 1998 से अनवरत चल रही है। इसके बाद पंचायत मित्र योजना को आप देख रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क फॉर पंचायत, तो ये 2 फरवरी 2006 से चल रही है। ये हमने कुछ वेलफेयर स्कीम्स को देखा, आगे भी देखेंगे। तो ग्राम रोजगार सेवक योजना जो है ये कैसे, मतलब किस उद्देश्य से चलाई जा रही है वो साथ में दिया हुआ है। तो एज एन असिस्टेंट टू नरेगा स्कीम, मतलब नरेगा स्कीम के असिस्टेंट के तौर पे ये चल रही है। ग्राम रोजगार सेवक 2006 से इसको चलाया जा रहा है। बालिका श्री योजना जो है ये इंश्योरेंस कवरेज है, मतलब SC ST जो समुदाय की गर्ल्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज को उपलब्ध कराना है, तो ये 2006-07 से चल रही है। इसके साथ स्वाधार योजना है जिसमें कि जो शेल्टर होम है वो वुमेन और जितने भी इस तरह के बेसहारा लोग हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, मेक देम सेल्फ रिलायंट, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। सहारा देने का मतलब ये है। तो ये 2001 से लेकर मतलब 2001-02 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ से चल रही। इसके बाद आप स्वावलंबन स्कीम को देख रहे हैं। ये जो स्कीम है इसमें जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनको ट्रेन किया जाएगा 1996। इसके बाद है स्वयं सिद्ध प्रोजेक्ट जो है, ये स्वयं सिद्ध परियोजना, इसमें क्या है, तो इसमें जो सहायता समूह है वो गठित किए जाएंगे और बचत और ऋण का जो मापदंड है उसको तैयार किया जाएगा, मतलब कुछ सपोर्ट ग्रुप जो है वो तैयार किए जाएंगे पहली बार। और ये 2002-2003 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ से रन कर रही है। रिड्यूसिंग डिजिटल इनइक्वालिटी, मतलब जो डिजिटल इनइक्वालिटी है उसको हम कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए विलेज और सिटी के बीच का जो फासला है उसको कम करना होगा, तो उसके लिए ई-विलेज स्कीम को चलाया गया, और ये दिसंबर 2013 की बात है। यहाँ कुछ आप देख रहे हैं। इसके बाद आशीर्वाद चाइल्ड हेल्थ गारंटी स्कीम को आप देख रहे हैं, जो कि असल में 31 जनवरी 2013 से चल रही है, 2013 से चल रही है। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट क्लीनलीनेस स्कीम को आपने ऊपर भी देखा था, यहाँ फिर से आ गया, तो ये 10 सितंबर 2008 का है। आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंड स्कीम जो है ये 2 करोड़ 40 लाख एनुटी के साथ चल रही है, ये फिर से रिपीट कर गया। और पंचायत मित्र योजना को आप देख रहे हैं, ये फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क फॉर पंचायत है, तो ये 2 फरवरी 2006 से चल रही है। ग्राम रोजगार सेवक को आपने देख ही लिया है, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल जो है इसको तैयार किया जाता है 1959 में। इनॉग्रेशन डेट ऑफ उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1999 और 2000 के बीच का है। और इंक्रीज इन लिटरेसी रेट ऑफ स्टेट बिटवीन 2001 टू 2011, डिकेडल ग्रोथ इसमें दर्ज की जाती है। तो लिटरेसी में कितना सुधार देखने के लिए मिला है वो 11.4% का है, मतलब 67.7 हो गया, तो ये हमने देखा। द स्टेट विथ, मतलब यहाँ पे एक रेंज बताई जा रही है, वो लिटरेसी रेट आप जो मेल फीमेल का देखते हैं उसकी बात नहीं है, एक डिकेडल जो ग्रोथ है उसकी बात की जा रही है। द स्टेट विथ मोस्ट शेड्यूल कास्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20.7% ये यूपी का होता है। आर्टिफिशियल रेन वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में इसको किया गया था, पहली बार आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की गई थी। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। जयश्री स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था वीवर्स के लिए, और ये 2003 की है। ट्राइबल और फोल्क आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ का है, 1996 का है। और वेयर इज द कन्हर इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप, ये कहाँ पे सेट किया गया था, तो कन्हर सिंचाई परियोजना जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सोनभद्र मतलब कन्हर रिवर पे इसको स्थापित किया गया था, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सोनभद्र था। इसके बाद टेराकोटा इंडस्ट्रियल सेंटर जो है इसकी लोकेशन गोरखपुर में है, और जीआई रजिस्टर्ड जो स्टेट टैग प्रोडक्ट है, मतलब जीआई टैग जिनको प्राप्त हुआ है, तो उसमें कई सारे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ तो चिकनकारी ऑफ लखनऊ है, लखनऊ का चिकन, मलिहाबादी दशहरी मैंगो है, बनारसी सिल्क साड़ी है, आगरा का पेठा है, ये सब जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको मिल चुका है। इसके बाद 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो उत्तर प्रदेश की 11th 5-year प्लान में रिकॉर्ड की गई थी, जो 11वां पंचवर्षीय योजना थी उसकी बात की जा रही है। जीएसटी जो उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल होता है तो वो 1 जुलाई 2017 से ही होता है। ट्रांसफर, यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन उत्तर प्रदेश, तो ये आपकी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है वो झांसी में भी है और मेरठ में भी है। इंडियाज़ फर्स्ट प्लानिटोरियम विथ इक्विपमेंट बेस्ड ऑन डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी, तो लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित रामपुर प्लानिटोरियम है, जिसे कि आपने पीछे भी देखा था।
और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो ये नोएडा, भदोही, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर में है। इसे आप देख रहे हैं जिलों के नाम, ठीक है। यूपी 100 सर्विस जो है इसको लॉन्च किया गया था 19 नवंबर 2016 में। वुमेन पावर हेल्पलाइन जो है ये 1090 है, और ये सर्विस लॉन्च की गई थी 15 नवंबर 2012 में। यूपी 112 सर्विस जो है 112, 108 सब एक में मर्ज कर दिया गया था, एक 112 बना दिया गया था। तो ये जो काम होता है ये 26 अक्टूबर 2019 में होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें कलेक्ट किया है, और आशा है कि आपको ये जो श्रृंखला है, ये वीडियो है, पसंद आया होगा, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसके लिए आवश्यकता ये है कि आप इसे बार बार मल्टीपल टाइम देखिए, इससे रिवीजन आपका होगा, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा स्पष्ट होती जाएंगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। जहाँ भी आप तथ्यों को याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि जो फैक्ट है वो इतने सारे हैं कि कैसे याद होंगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दे दीजिए। तो इंपॉर्टेंट तो ये खुद ही है, 3 घंटे में हम जितना दे सकते थे, मतलब जितना हम कम से कम दे सकते थे वो दिया है। अब इससे कम किया तो चीज़ें आपको प्रश्न में मिलेंगी नहीं, ठीक है। एक समग्र ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक ये होगा ना कि आप मैपिंग के जरिए उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर कोई आपका नेशनल पार्क है, या फिर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको दिखाना है, कोई लोकेशन आपको दिखानी है, तो आप मैपिंग के जरिए उसको याद रख सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। और नहीं तो ढेर सारे आप प्रश्नों का अभ्यास करिए, तो चीज़ें वैसे भी रिवाइज होती रहेंगी। तो इसमें इतना ही, और ऑल द बेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए, और तब तक के लिए नमस्कार।